Hi class, welcome to another session of Income Tax Act। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के ऊपर में किस तरीके से हमारी इनकम कैलकुलेट होगी, किस तरीके से हम टैक्स भरेंगे, क्या क्या छूट मिलेगी, क्या क्या डिडक्शंस मिलेंगे, हम इसके बारे में इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए साहब शुरू करते हैं। तो अब कैपिटल गेन्स के अंदर में सबसे पहले हमारे को यह समझना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट्स होते क्या है। एक प्राइमर मतलब इंट्रोडक्शन। सेक्शन 45 क्या कहता है साहब? सेक्शन 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये चार्जिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन है ये। तो चार्जेस इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट्स और गेन अराइजिंग फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स। तो जो कैपिटल एसेट्स के थ्रू से आपने जो बेचोगे, जब भी आप कैपिटल एसेट, उसके थ्रू से जो आपको इनकम आएगी वो कैपिटल गेन्स के तहत आएगी और उसके ऊपर में कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कैपिटल एसेट चीज क्या है जिसको हम बेचेंगे? क्या किस तरीके से हम डिटरमाइन करें कि ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? तो A capital asset is defined under section 214। तो 214 के तहत कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया? इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा साहब, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब आपके पास कोई भी ऐसा एसेट है, भले ही आप उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं, भले ही आप उसे पर्सनल यूज कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा पर्सनल एसेट्स के अंदर में क्या क्या आएगा, एक्सक्लूजन्स। कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जो आपके पास है और आप उसे यूज कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक सेगमेंट होता है इन्वेस्टर्स का, उसके पास विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस टू सेबी रेगुलेशंस। तो सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडियन कंपनीज के अंदर में, या कोई स्टॉक मार्केट्स में, या कोई कैपिटल एसेट्स के अंदर में, तो जैसे बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एक्सेट्रा, उसके अंदर में अगर उसने कोई भी सिक्योरिटी परचेज कर रखी है, सिक्योरिटीज का मतलब बॉन्ड, शेयर्स, फंड, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स एक्सेट्रा, तो इस तरीके से अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो कैपिटल एसेट में आ जाएगा। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप, ये आप वर्ड थोड़ा समझिएगा। यूलिप जो है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी होती है साहब जो मेच्योरिटी के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से आपको पैसे देती है। आप अभी के लिए इतना समझिए। थोड़ा सा सिक्योरिटीज के बारे में जब हम लोग डिफरेंट क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूलिप्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, यहाँ पे नहीं, बट इन अदर क्लासेस। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, जो कि 1 फरवरी 2021 के बाद आपने करवाई हो पॉलिसी, to which exemption under section 1010D does not apply on account of premium payable exceeding 2,50,000। 2,50,000 तक की छूट है 1010D में, उसके ऊपर में अगर आप प्रीमियम देते हैं तो आपको छूट नहीं मिलती। For any of the previous years during the term of such policy, मतलब कि पहले साल आपने ₹1,00,000 दिया, दूसरे साल आपने ₹2,00,000 दिया, तीसरे साल आपने ₹3,00,000 दिया, तो तीसरे साल के अंदर में आपका ₹2,50,000 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले साल में ऐसा 1,50,000 का शॉर्टेज दिया था तो यहां पे वो कॉम्पनसेट कर लो, नहीं। तो ₹2,50,000 तक की आपकी लिमिट होती है। वेयर द असेसी पेज अ प्रीमियम फॉर मोर देन वन यूलिप पॉलिसी, इसी से एक संदर्भ में है, अगर आपके पास एक यूलिप पॉलिसी से ज्यादा की पॉलिसी है, जो कि 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 के अंदर में आपने ली थी, और उन सबका एग्रीगेट अमाउंट 2,50,000 है, तो आपको सिर्फ 2,50,000 ही मिलेगा। आपको मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए साहब आपकी एक पॉलिसी है, पॉलिसी 1, पॉलिसी 2 एंड पॉलिसी 3। इसमें आपने इन्वेस्ट किया 1,50,000, इसमें आपने इन्वेस्ट किया से 80,000, और इसमें आपने किया से 40,000। तो आपकी अब पॉलिसी कितने की होगी? तीनों पॉलिसी मिला करके
2,70,000 रुपीज की। अब ये कहता है कि आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा कि आपका जो एग्रीगेट ऑफ दिस पॉलिसीज है वो 2.5 लाख से ऊपर का ना जाए। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड पॉलिसी लेकर के बोलोगे मैं 2,30,000 की जो मेरी पॉलिसी है वो मैं यूलिप के अंदर में 1010D के अंदर में एग्जेम्प्टेड है, और ये जो 40,000 की जो पॉलिसी है वो मेरी एज अ कैपिटल एसेट ट्रीट कर ली जाएगी। गॉट इट? आगे चलते हैं साहब। एक्सक्लूजन फ्रॉम द कैपिटल एसेट डिडक्शन डेफिनेशन। सर अभी तो शुरुआत ही की थी, आपने एक्सक्लूजन भी शुरू कर दिया। भाई कैपिटल एसेट्स हैं तो उसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो भी समझना जरूरी है। पहला, स्टॉक इन ट्रेड। भाई साहब अगर आप धंधे पानी के लिए आपने स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है तो सीधी सीधी बात है भैया, वो बिजनेस इनकम में जाएगा। आपने सामान खरीदा है बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो स्टॉक इन ट्रेड है वो। तो स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि अगर आपकी एक दुकान है उसके अंदर में आपने सामान बेचने के लिए रखा हुआ है, या आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास स्टोर्स पड़े हुए हैं, यानी कि पाना चाहे वो सब चीजें जो पड़ी रहती है, पैकिंग मटेरियल, ये सब स्टोर्स के अंदर में आते हैं, कंज्यूमर स्टोर्स। रॉ मटेरियल आपने खरीदा, आपने चावल की फैक्ट्री, आपने रॉ मटेरियल चावल खरीदा हुआ है, तो हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो जो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आपको स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बट इसकी भी एक एक्सक्लूजन है। इवन इफ द नेचर ऑफ सच सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या ट्रेडिंग करता है, उसने रखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड, द सेम वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, क्योंकि सर बाहर का बंदा है, हमारे देश का नहीं है, एंड द प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर वुड बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए सीधी सादी बात है कि आपके जो भी आप ट्रांसफर करोगे फॉर सिक्योरिटीज वो आपकी कैपिटल एसेट्स इंक्लूड कर ली जाएगी। आगे चलते हैं साहब। तो पर्सनल इफेक्ट्स सच एज मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल्स, जो आपने गहने पहने होते हैं, जो आपने गहने बोल रहा हूं, आपने जो साड़ी पहनी है, प्रॉब्ली वो 2 लाख की साड़ी है, प्रॉब्ली आपने एक ऐसा सूट पहना हुआ है जिसके अंदर में सोने की तार लगी हुई है, या आपके पास फर्नीचर ऐसा है जो क्या कहते हैं अकबर का फर्नीचर था, या आपके पास कुछ ऐसा चीज है जो आपके पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर में है। अकबर का तो नहीं, खैर फर्नीचर ऐसा है जो आप यूज कर रहे हैं, हमारे चेयर कुर्सी टेबल वगैरह, तो वो सब इसमें से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। अगर वो चेयर कुर्सी टेबल हेल्ड फॉर पर्सनल यूज आपके होते हैं, आपके सूट हैं, आपकी साड़ियां हैं, आपके क्या कहते हैं चेयर है, टेबल है, सोफा है, वो आप घर में यूज कर रहे हो तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब महंगी साड़ियां तो खैर बाद में मैं एक्सक्लूजन में समझाऊंगा। तो सपोजिंगली आपने एक साड़ी खरीदी, आपको आप उसे पहनते हो, रेगुलरली पहनते हो, प्रॉब्ली आपने एक सूट खरीदा, 3 पीस सूट है, उसे आप शादियों में पहनते हो, प्रॉब्लम आपने खुद के लिए पहनने के लिए वो सूट खरीदा हुआ है। आपके घर के अंदर में सर सोफा है, सोफा 2 लाख का सोफा हो चाहे 4 लाख का सोफा हो, आप उसके ऊपर में बैठते हो, डाइनिंग टेबल है 70,000 80,000 का, आपको वो खाना खाने के लिए यूज करते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पर्सनल इफेक्ट्स में आती है और वो इसके अंदर में एक्सक्लूड कर दी जाएंगी। अब इस एक्सक्लूजन का भी एक्सक्लूजन है, मतलब इसका जो इसके अंदर में जो पर्सनल इफेक्ट्स है, इन पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर में भी एक्सक्लूजन है कि ये चीजें कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी। क्या क्या? पहला, ज्वेलरी, आपके पास हीरे मोती चांदी सोना जो भी आपके पास ज्वेलरी है, भले ही आप उसे पर्सनली पहन रहे हो, भले ही कुछ भी कर रहे हो, जब आप उसे बेचने जाएंगे तो आपको कैपिटल गेन्स लग जाएगा। ज्वेलरी इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, रोडियम, ये सब सब आपके मेटल्स के अंदर में आते हैं। प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये जितने भी जैसे हीरा पन्ना मोती जो भी स्टोन्स होते हैं, या जरकन हो गए, जरकन मतलब सेमी डायमंड्स काइंड ऑफ थिंग, वो इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं,
अगर वो आपके पास है, भले ही आप उसे पहन रहे हैं, भले ही आपको किसी ज्योतिष ने बोला है कि जी डायमंड पहनोगे तो आपको इतना का फायदा होगा और इस तरीके के, तो प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन इज कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट. It does not matter whether the jewelry or stones are worked or sewn into wearing apparel or fitted into utensils or furniture. मतलब क्या, आपकी जो ज्वेलरी है, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे एक सूट बनवाया, ये सपोजिंगली सूट है मेरा, ये मेरा सूट आ गया जी, ठीक है, मेरी ड्राइंग कुछ ठीक नहीं है. सो मेरा ये सूट है, ये जो बटन है ये मैंने डायमंड के लगवा दिए, ठीक है. प्रॉब्ली मैंने कफलिंग्स जो मेरे हैं यहाँ पे वो मैंने पन्ने के लगवा दिए यहाँ पे. तो इस तरीके से हो, अगर ये सूट के अंदर में भी हैं तो भाई साहब इनका भी आपको कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा. मेरे पास एक सोफा है, सोफे के अंदर में मैंने पन्ना लगा के रखा हुआ है, यहाँ जरकन लगा के रखा हुआ है, मैं इतना रईस हूं, मेरे पास सोने का सोफा है प्रोबेबली बैठने के लिए. तो वेयरिंग अपैरल और फिटेड इनटू फर्नीचर यूटेंसिल्स के अंदर में मैंने मेरे पास एक वाज है, प्रोबेबली ऐसे एक वाज आ गया, यहां पे मैंने सारे के सारे हीरे मोती यहां पे मैंने लगा रखे हैं, यहां पे मैंने हीरे मोती लगा रखे हैं. तो ऐसे में इसको भी कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा. आगे, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चरल जब हम लोग इनकम कर रहे थे वहां पे मैंने एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल लैंड सब आपको ये समझाया हुआ है. तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपके पास होती है उस केस में वो कैपिटल एसेट्स में आ जाएगी. अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इंक्लूडिंग land situated within the jurisdiction of a municipality or cantonment board is also considered as an asset. तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में अब वो फॉल कर रही है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, कंटोनमेंट बोर्ड में फॉल कर रही है आपका. अगर जैसे दिल्ली के अंदर में, दिल्ली कंटोनमेंट में आपकी एग्रीकल्चरल लैंड फॉल कर रही है, आपकी यहाँ पे कैलकाटा के अंदर में प्रॉब्ली फोर्ट विलियम के पास एग्रीकल्चरल लैंड फॉल कर रही है. तो इस तरीके से अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड फॉल कर रही है तो वो भी कैपिटल एसेट कहलाएगी. इसके अलावा क्या है साहब, अदर्स के अंदर में आते हैं हम लोग. अदर्स में आ गया हमारा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस. मेरे पास एक दादा परदादा के जमाने का एक घड़ा है, प्रोबेबली वो आज की डेट में अगर मैं उसे बेचने जाऊं तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा. तो वो मेरे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस में आ गया. एंटीक पीसेस अगर आप उसे सरल भाषा में बोलेंगे तो. ड्राइंग्स, स्केचेस आपके हैं, आपने सपोजिंगली राजा विक्रमादित्य की एक ड्राइंग है वो आपके पास पड़ी हुई है, आज की डेट में करोड़ों रुपए की होगी, वो भी आपकी कंसिडर हो जाएगी इसके अंदर में कैपिटल एसेट में, भले ही आपने उसे अपने ड्राइंग रूम की दीवार पे लगा रखा हो. आपके पास पेंटिंग है सर, पेंटिंग आपने वो एक हमारे पेंटर हुआ करते थे जो नंगे पैर चलते थे, एम.एफ. हुसैन साहब. एम.एफ. हुसैन साहब के जो पेंटिंग्स हैं वो आपके घर दीवारों पे लगा रखी हैं, या पिकासो की पेंटिंग्स आपने लगा रखी हैं, तो वो सारी की सारी आपकी कैपिटल एसेट्स में आ जाएंगी. फिर स्कल्पचर्स, आपने साहब अजंता एलोरा की कोई ऐसी स्कल्पचर है जो आपके घर में पड़ी हुई है, या आपके बहुत पुराने जमाने की मोहनजोदारो की आपका स्कल्पचर पड़ा हुआ है, या कोई ऐसा चीजें, बेसिकली एंटीक्स, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स जो कि बहुत कीमती होती हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो आपकी इसमें फॉल कर जाएंगी. एंड देन वी कम टू वर्क ऑफ एनी काइंड ऑफ एन आर्ट. पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, किसी दूसरे तरीके का आर्ट हो गया, किसी दूसरे तरीके का फॉर्म ऑफ आर्ट हो गया, म्यूजिकल फॉर्म ऑफ आर्ट हो गया. इन सब के अंदर में अगर आपका ये कैटेगरी आती है तो वो कैपिटल एसेट्स में फॉल कर जाएगी. वो पर्सनल इफेक्ट, भले ही आप उसे पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, वो आपकी इसके अंदर में कैपिटल एसेट में फॉल कर जाएगी. आगे चलते हैं साहब, चलिए. एक्सक्लूजन्स के अंदर में और अदर एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कैपिटल एसेट्स क्या है. रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, हमने एग्रीकल्चरल लैंड के टाइम पे पढ़ा था रूरल और अर्बन का. रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर में एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया, यानी कि कंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में हमने बोला था, और हमने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का हमने विसिनिटीज भी बताई थी आपको.
एक्सेप्शंस टू एक्सक्लूजन क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और अ कंटोनमेंट बोर्ड, फिर उसके हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। तो 10,000 के अंदर में अगर पॉपुलेशन है, कंटोनमेंट बोर्ड इसके अंदर में अगर 10,000 से ज्यादा है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में फॉल नहीं करेगा। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू अ रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज शोन अंडर। ये रहा आपके सामने टेबल। तो साहब क्या है, अगर 2 किलोमीटर है तो साहब 10,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर 2 से 6 किलोमीटर है तो 1 लाख की पॉपुलेशन से ज्यादा हुआ तो कैपिटल एसेट हो जाएगा। 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर में 10 लाख की पॉपुलेशन, ये हमने एग्रीकल्चरल लैंड में पढ़ा हुआ है। सो प्लीज वॉच माई वीडियो फॉर एग्रीकल्चरल इनकम फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल लैंड। फर्दर एक्सक्लूजन ऑफ कैपिटल एसेट्स, फर्दर एक्सक्लूजन ऑफ कैपिटल एसेट्स कैसे होगा साहब? स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स क्या गवर्नमेंट इश्यू करती है साहब? कौन से बॉन्ड्स? सर्टन गोल्ड बॉन्ड्स लाइक 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ 1980, national defense gold bonds of 1980 issued by the central government are excluded from the definition of capital assets। तो 1, 2 और 3 तरह के ये बॉन्ड्स हैं जो कि कैपिटल एसेट के एक्सक्लूजन में आते हैं। फिर स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, अब सब गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये बेरर बॉन्ड्स हैं। आगे आपको जब मैं सिक्योरिटीज का चैप्टर कराऊंगा किसी दूसरे सब्जेक्ट में तो आपको ये बेरर बॉन्ड्स क्या होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपने खैर 11-12 में पढ़ा भी होगा। बेरर बॉन्ड्स क्या होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। स्पेशल बेरर बॉन्ड्स 1991 जब हमारे यहाँ पे साहब रिसेशन हुआ था बहुत तगड़ा, तो स्पेशल बेरर बॉन्ड्स इशू हुए थे, issued by the central government are also excluded। फिर क्या है साहब? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने इशू किए थे। कौन कौन सी? गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के तहत इशू हुए थे। अंडर डिपॉजिट और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 2015 और 2019 में जो इशू हुए थे आपके नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसके अंदर में एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो साहब इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म, यहाँ पे ये डेफिनेशंस यहाँ पे खत्म कर रहे हैं हम लोग। हम अगली क्लास में फर्दर बताएंगे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने अपना नोट्स के लिए आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे दे रखा हुआ है। प्लीज डू कॉन्टैक्ट इफ यू नीड देम। थैंक यू, बाय बाय।